ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? सच सच बताइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ये वाले भाषण आप भूल चुके होंगे ना। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई पहले ये भाषण 2014 के चुनाव के पहले दिए गए, उसके बाद कुछ भाषण 19 के चुनाव के पहले दिए गए, लेकिन 14 में भी मोदी जी जीत गए, 19 में भी जीत गए, और तो और 24 में तीसरी बार जीत के प्रधानमंत्री बन गए। फिर अब 15 लाख की बात आप क्यों याद करते हैं? ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। हम इसका कारण आगे बताएंगे, लेकिन क्या आपको यह पता है कि जो काला धन लाने के लिए इतने छाती चौड़ी करके नारे लगाए गए थे, एक आंदोलन, अन्ना आंदोलन के नाम पर घोषित तौर पर यह कहा जा रहा है, जिसमें आरएसएस खड़ा करवाता है, प्रायोजित आंदोलन, उससे झूठ बुलवाकर इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया। वो 2014 के बाद 2024 तक, पिछले 10 साल में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो स्विस बैंक में भारतीयों का काला धन 3 गुना बढ़ गया है। ठीक सुना आपने, मोदी जी आए थे ये कह के कि मैं तो सेवक हूं आपका, और आपने प्रधानमंत्री नहीं चुना है, चौकीदार चुना है, और मैं चौकीदारी करूंगा आपको, और आपके एक एक रुपए का हिसाब रखूंगा। नोटबंदी के समय वाला भाषण याद है कि ये जो नोटबंदी है, ये इससे बेचैन वो लोग हैं जिन्होंने लूट करके रखा था, याद है? अब नोटबंदी के बाद सारा धन वापस आ गया, तो काला धन कहां गया? अब स्विस बैंक के लिए ये जब रिपोर्ट आई, स्विस बैंक की रिपोर्ट की मीडिया में आई खबरों के मुताबिक पिछले साल यानी 2024 में स्विस बैंक में भारतीय नागरिकों की जमा रकम 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। स्विस नेशनल बैंक यानी एसएनबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारतीयों के फंड्स 2023 के 1.04 बिलियन स्विस फ्रैंक सीएचएफ से बढ़कर के 2024 में सीएचएफ 3.54 बिलियन, लगभग 37,600 करोड़ रुपए हो गए हैं। यानी 37,600 करोड़ रुपए तो घोषित तौर पर स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा जमा है। अब एक जरा दूसरी खबर भी इसी से जोड़ दूं। 2024 के आम चुनाव से जुड़ी एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1494 करोड़ रुपए खर्च करके बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जो कुल चुनावी खर्च का 45% लगभग अकेले खर्च कर रही है। दूसरे नंबर पर उसके बाद जो पार्टी है वो है कांग्रेस पार्टी, जो 620 करोड़ रुपए चुनावी खर्च दिखाती है। और याद रखिएगा, ये मत समझ जाइएगा कि यही कुल खर्चा है, ये वो खर्चा है जो चुनाव आयोग में निर्धारित किया गया है कि एक पार्टी निर्धारित तौर पर इतने खर्च कर सकती अधिकतम, और उसके मुताबिक बीजेपी पहले नंबर पर 1494 करोड़ रुपए, और सीधे दुगुने से भी ज्यादा है कांग्रेस के। और आपको एडीआर की इस रिपोर्ट में यह भी सूचना मिलेगी कि जितने राष्ट्रीय दल हैं वो 92 से 93% कुल खर्च कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एकत्रित कुल धनराशि में से राष्ट्रीय दलों को 6,930.246 करोड़ रुपए यानी लगभग 93.08% खर्च किया गया, जबकि क्षेत्रीय दलों को 515.32 करोड़ रुपए यानी कुल का 6.92% खर्च किया गया। अब आप सोचिए, 93% अकेले राष्ट्रीय दल खर्च कर रहे हैं, उसमें भी 620 करोड़ कांग्रेस और 1494 करोड़ रुपए बीजेपी खर्च कर रही। और बाकी राष्ट्रीय दल कितने बचे? सीपीएम और 2-4 और पार्टियां जोड़ लीजिए, उनकी क्या स्थिति है वो आप जानते हैं। अब एक तीसरी रिपोर्ट पर और आपका जिक्र चाहूंगा, और वो बड़ी दिलचस्प है। आपसे इसके पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि कोई पार्टी चुनाव लड़ने जाती है, तो चुनाव के लड़ने के पहले उसके पास अगर 100 रुपए हैं, तो चुनाव लड़ने में खर्च हो
और उसके बाद उसका चुनाव के बाद 200 रुपया बैलेंस दिखाई दे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितना चुनाव में खर्च हुआ उससे कई गुना उसको चुनाव में चंदा मिल गया। और इस सब मामले में बीजेपी सबसे आगे है और 6 दलों को मिला लें तो 4300 करोड़ रुपए मुनाफे में चले गए ये चुनाव के बीच में। अब वो 6 दल कौन से हैं बीजेपी को छोड़ करके? टीडीपी, सीपीएम, एलजेपी रामविलास, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एसडीएफ, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एआईयूडीएफ, और अकेले बीजेपी सबसे आगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक ओपनिंग बैलेंस चुनाव के वक्त बीजेपी का था 5,921.8 करोड़ रुपए, जो क्लोजिंग बैलेंस के समय 10,107.2 करोड़ रुपए हो गया। यानी जितना पैसा लेकर के बीजेपी चुनाव में गई थी उसका दुगुना पैसा वो बीजेपी चुनाव में बचा लेती है खर्चे के बाद। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि काले धन के नाम पर आपको भी एक समय लगा होगा कि एक ईमानदार सरकार मोदी जी, आगे नाथ न पीछे पगहा। कहा जाता था कि मोदी जी किसके लिए लूटेंगे? भ्रष्टाचार करेंगे, चोरी करेंगे। योगी जी किसके लिए चोरी करेंगे? अभी योगी जी की बात छोड़ देते हैं, अभी 2027 आने वाला, उसके पहले उनका भी रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसके पहले आपको यह समझाना जरूरी है कि चोरी वही नहीं करता जिसका परिवार होता है, भ्रष्टाचार वही नहीं करता जिसका परिवार होता है। कई बार भ्रष्टाचार या ऐसा समीकरण बनाया जाए कि आपकी आमदनी बढ़ जाए, इसके लिए परिवार की जरूरत नहीं होती। एक परिवार है संघ परिवार, अभी बाद में उसका खोज करके हम उसका भी विवरण देंगे कि आज संघ परिवार कितने अरबों रुपए की एक बहुत बड़ी संस्था बन चुका है। लेकिन बीजेपी जो उनका परिवार है, मोदी जी का परिवार है, वो कितना मजबूत हो रही है और सब एक नंबर से हो रही है, क्योंकि आपको लगेगा कि मोदी जी तो कुछ गलत कर ही नहीं रही। फिर मैं इलेक्टोरल बॉन्ड का एक एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा। मैं छोड़ देता हूं नोटबंदी, क्योंकि आप हो सकता है फिर यही कहें कि आपने जहां से बात शुरू की थी वो बात सही है। 2013 में कहा था कि 2014 में हम आएंगे तो 100 दिन में काला धन ले आएंगे। अब 100 दिन छोड़िए, तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, 11 साल से प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। अब आप भी भूल गए होंगे, आप भी सवाल नहीं करते कि अरे छोड़िए, उसके बाद चुनाव जीत गए तो स्टांप लग गया कि चुनाव जीत गए बिना काला धन लाए तो अब काला धन का मामला खत्म। क्योंकि अभी किसी पत्रकार से या किसी बीजेपी प्रवक्ता से या किसी अंधभक्त से पूछ लीजिए, वो यही जवाब देगा, नहीं चाहिए पैसा हमें। फिर मोदी जी बोले क्यों थे? झूठ बोला था उन्होंने, या वो आ नहीं सकता तो फिर झूठ बोला था, या भारत वैसे ही 11 साल में 15 लाख से ज्यादा का सुविधा हर नागरिक को पहुंचा चुका है, तो फिर 80-82 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज सरकार क्यों दे रही है? इतनी हालत उनकी खराब क्यों है? तो आपको लगेगा कि चुनाव जीतने के समय ऐसे जुमले बोले जाते हैं कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे 15-15 लाख हर अकाउंट में मिल जाएगा, और सरकार में आप आ भी जाते हैं, फिर आप छोड़ देते हैं इस काला धन के पूरा। न तो कोई बहुत ठोस कदम भी उठाते हैं, टास्क फोर्स बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अब तो बहस से ही गायब है। क्या स्विस बैंक की इस रिपोर्ट के बाद इस देश के नागरिकों में कोई हलचल आपने देखी? जब काला धन 3 गुना हो गया, 2014 में जितना काला धन था उससे 3 गुना हो गया। तो अब हो सकता है मोदी जी 2029 के चुनाव के पहले देश को संबोधित करते हुए कहें कि भाइयों बहनों, अगर 2029 में बीजेपी को बात बना देते हैं तो हर एक अकाउंट में एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 45-50 लाख यूं ही मिल जाएंगे। याद है ना आपको? ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। अब इसके बाद आप सोचेंगे कि वाह मोदी जी वाह, ये होती है राजनीति। अगर मोदी जी 2014 में ही 15 लाख दे देते तो उतना मुनाफा आपको नहीं मिलता। इसलिए 2014 में मोदी जी ने 15 लाख नहीं निकलवाए, उसको 10 साल रोका
और आपके पैसे को 8-10 साल में बैंक और LIC भी दुगुना नहीं कर पा रही, मोदी जी ने 3 गुना करवा दिया। अब स्विस बैंक में वो पैसा 3 गुना हो गया। अब मोदी जी 2029 में प्रधानमंत्री बनेंगे तो एक एक गरीब आदमी को 45-50 लाख मुफ्त में यूं ही मिल जाएंगे। ये हो सकता है। या तो दूसरी तरफ ये होगा कि चुनावी खर्चे में ये जो आमदनी आई है कि चुनाव लड़ने के पहले ओपनिंग बैलेंस 5,921 करोड़ रुपए है और चुनाव खत्म होने के बाद क्लोजिंग बैलेंस 10,107 करोड़ रुपए है। चुनाव लड़ने के बाद जो खर्चे के बाद पैसा बचा वो दुगुना हो गया। कहां से आया है पैसा? कौन दिया ये पैसा? और सारा बीजेपी को। फिर आपको पता नहीं याद आए ना आए, इलेक्टोरल बॉन्ड भूल गए होंगे ना? आप भूल जाते हैं। गरम सिंदूर नसों में बह रहा है। भाइयों बहनों, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर ठीक 2024 के चुनाव के पहले जो चोरी पकड़ में आई थी, अब आपके सामने वो भी बहस से गायब। क्योंकि आपको लगता है कि चुनाव जीतना एक ऐसा स्टाम्प है, सारी कमियों, सारी गलतियों, सारे वादों, सारे जुमलों को खत्म कर देता है। फिर केवल आप पूछें, आप माने, जो कह रहे हैं वो माने। मगर भारतीय लोकतंत्र इस तरह से नहीं बना। लोकतंत्र का तकाजा यह है कि वोट डालते हैं आप प्रतिनिधि चुनने के लिए, जनप्रतिनिधि, राजा नहीं चुनते। क्योंकि राजा से सवाल प्रजा नहीं करती, लेकिन लोकतंत्र में प्रजा नहीं होती, लोकतंत्र में जनता होती। फिर जनता आपसे सवाल पूछेगी कि ADR की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव लड़ने में जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक तरफ, और उतना जितना मिलकर के सब नहीं खर्च कर पा रही हो, उससे ज्यादा अकेले बीजेपी खर्च कर रही। फिर ये कॉमन ग्राउंड हो पाएगा क्या? मिसाल के तौर पर कल्पना करिए, एक पार्टी अपने एक विधायक को कह रही है कि तुम 50 करोड़ में चुनाव लड़ो, 5-10 करोड़ तुमको ऑफिशियली देंगे, बाकी सब अनऑफिशियली देंगे। क्योंकि ये सब ऑफिशियल आंकड़ा है। अनऑफिशियल आंकड़ा अगर जोड़ दें, जो पीछे वाले दरवाजे से चुनाव में खर्च होते हैं, तो फिर इस चुनाव के खर्चे को दुनिया के सबसे महंगे चुनाव में माना जाता है। लेकिन आपको कहां फर्क पड़ता है? आपको तो 5 किलो अनाज मिल ही रहा है ना 80 करोड़ लोग में, और बाकी के लिए आप पेट्रोल भरने लायक हो गए तो 100 रुपए में पेट्रोल भरवा रहे हैं, 200 रुपए सरसों तेल खा ही रहे हैं, 1000 में सिलेंडर ले ही रहे हैं। आप बेरोजगारी से कोई मतलब है नहीं, शिक्षा बिक गई, स्कूल बंद हो रहे हैं, ताला लग रहा है स्कूलों पर। किसी भी चीज पर जब आप आंदोलित हैं ही नहीं, तो नेता तो एंजॉय करेगा ना। और फिर आपके सामने अगले चुनाव में नेता खड़े हो जाएंगे। एक पार्टी अपने प्रत्याशी को 50 करोड़ रुपए का सुविधा दे, दूसरी 5 करोड़ का दे, तीसरे के पास 50 लाख भी ना हो, और पता चले कि जो आखिरी व्यक्ति है, जो बहुत अच्छा उस इलाके के लिए प्रत्याशी है, उसके पास पैसे ही नहीं है। यह बात उस इलाके के लोग जान ही नहीं पाए, और अपवाद में कोई ऐसा जीत जाता है जो बिना पैसे के हो, वो बहुत लोकप्रिय हो, बहुत मेहनत किया हो, संघर्ष किया हो। जैसे कुछ पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल है, जैसे भाकपा माले है एक पार्टी, जैसे क्षेत्रीय दलों में सपा, RJD और बसपा के बहुत सारे प्रत्याशी एक जमाने में ऐसे हुआ करते थे कि जिनकी लोकप्रियता और मेहनत ऐसी थी, या नेतृत्व इतना बड़ा था कि पंचर बनाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, दुकान पर मजदूरी करने वाले, वो विधायक सांसद बन गए, और यह हुआ इतिहास में। लेकिन बीजेपी ने चुनाव की पूरी प्रक्रिया को बदल कर रख दिया। अब सब कुछ पैसे बहा करके किए जा रहे हैं, और इतने पैसे बहाए जा रहे हैं, जैसे आपको ये बात पता है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन तक ने कह दिया कि जो डेटा इलेक्ट्रॉनिक मशीन में फीड होता था वोटिंग का, काउंटिंग का, पहले वो 1 साल तक स्टोर रहता था, अब वो 45 दिन तक रहेगा, उसके बाद डिलीट कर दिया जाएगा। बाकी जहां पर विधायक खरीदने के लिए पैसा कम पड़े, सांसद खरीदने के लिए पैसा कम पड़े, चुनावी प्रचार के लिए पैसे कम पड़े, होर्डिंग बैनर लगाने के लिए पैसे कम पड़े, करोड़ों की एक एक रैली करने के लिए पैसे कम पड़े, जहां हर तरफ अपना प्रचार के लिए फोटो लग जाए, उसके लिए पैसे कम पड़े, तो उसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड आज भी काम करेंगे। और उसके बाद चंदा मिलेगा, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद बढ़ जाएगा। और तीसरा, वो जो काला धन बाहर है, गरीब आदमी की कमाई, उसको लाने का एक और जुमला बोल दिया जाएगा। अब देखना दिलचस्प यह है कि लोकतंत्र में अगर जनता
पैसिव हो गई, जनता को कोई फर्क इन सबसे नहीं पड़ता, तो नेता और झूठ बोलेंगे और बड़े बड़े झूठ बोल करके चुनाव जीतेंगे और उसके बाद अपनी जेब भरेंगे और आपको कंगाल करेंगे। एक समय बाद आप इतने कमजोर, बेबस और लाचार हो चुके होंगे कि फिर सोचने समझने की शक्ति भी खत्म और सवाल करने की भी शक्ति खत्म। फिर 80 करोड़ को 5 किलो अनाज देने वाला आंकड़ा बदल जाएगा कि हम इस देश के 120 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं और मुट्ठी भर लोगों को पूरा देश बेच दे रहे हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो सोचिएगा और सवाल करिएगा और इस वीडियो को गांव-गांव पहुंचाइएगा ताकि लोगों की आंख खुल सके। और अगर ये बात पसंद आ रही है तो इसे शेयर जरूर करिएगा। अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो ऐसी ही जो जरूरी और सारी वीडियोस आएंगी उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। और अगर हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे तो हमें आर्थिक मदद मिलेगी, जिसके आधार पर हम इस तरह की सच की खबरें, आपके हक की खबरें ले आएंगे। आपको जागरूक करना हमारा मकसद है ताकि इससे पहले कि जागरूक होने लायक के न बचें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।